Hello, welcome everyone. My name is Gauri Ghate and welcome to another lecture of Law Prep Tutorials Indian Express Explained series. क्या है ये सीरीज, क्या करते हैं हम यहाँ पे? आपको आपकी क्लैट प्रेपरेशन में सब लोग बोलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। अब उनमें से कई आर्टिकल्स होते हैं, राइट? कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो इजीली समझ आ जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो क्लैट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको देख के समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाउएवर देख के या तो मन नहीं करता पढ़ने का, बहुत बोरिंग लगता है ना? बहुत ज्यादा फाइनेंसेस, नंबर्स, इकोनॉमिक्स होता है उसमें, या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता नहीं हो ऑलरेडी, तो एक मोटिवेशन नहीं आता है वो पढ़ने का। इस सीरीज में हम आपके लिए वो आर्टिकल्स ट्रैक डाउन करते हैं पूरे हफ्ते के जो क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और जो अदरवाइज यू माइट फाइंड अ लिटिल बोरिंग, अ लिटिल नॉट सो इंटरेस्टिंग, है ना? तो उन आर्टिकल्स को हम टारगेट करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, एंड वी होप दैट इसके थ्रू आपका लर्निंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, इसके थ्रू आपकी क्लैट प्रेपरेशन अच्छे से चलती जाए। सो टुडे what article we have is actually an article from Indian Express Explained। 10th मार्च सुबह सुबह ये आर्टिकल आया है। क्या बात कर रहा है ये? ऑयल क्रॉसेस $100। क्या ये नहीं लिखा, ये सिर्फ हेडलाइन है, ठीक है? अमिड एस्केलेटिंग ईरान वॉर, सप्लाई सिक्योरिटी बिगर प्रायोरिटी फॉर इंडिया दैन प्राइस। अब अगर इस हेडलाइन को हम बाइफिकेट करें, ऑयल क्रॉसेस $100 पर बैरल, है ना? पर बैरल $100 क्रॉस कर गया है ऑयल का प्राइस। क्यों क्रॉस कर गया? क्योंकि वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, ऑयल वहां से लेके आना बहुत मुश्किल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गई है, तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन, ठीक है? बट इंडिया मोर देन प्राइस इज कंसर्न्ड अबाउट supply security. Okay, so what is our priority? Securing supply and not price regulation right now. अगर प्राइस भी हमारी प्रायोरिटी है, बट अगर इसमें और सप्लाई सिक्योरिटी में देखा जाएगा तो सप्लाई सिक्योरिटी विल विन, ओके? बिकॉज वी आर अ लार्ज नेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, we are also an industrializing nation, we have a lot of mouths to feed, we cannot fall short on energy। हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और हमारी energy dependency is on oil, and our oil dependency is over 88% on exports। 88% हमारी जो ऑयल रिलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हम एक्सपोर्ट से पूरी करते हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट आधा एक्सपोर्ट आता है ये वेस्ट एशिया रीजन में। और जब यहाँ वॉर चल रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हो रही हैं वॉर में, एंड गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, ये आर्टिकल वही बात कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, so what is the current situation as of, yes, so as of 10th March 2026, the current situation says, yes, the current situation says that the crude oil prices jumped about 30% on Monday or 9th of March, yes. Yes, crude oil prices jumped about, let's see, 30% as of 9th of March. What happened after that? 30% जंप के बाद अबाउट 120 पर बैरल हो गया। यू रिमेम्बर हमने हेडलाइन में देखा था कि $100 से ऊपर हो गया है। कहां तक टच हो गया था? $120 पर बैरल टच हो गया था। हाउएवर ये 2022 से सबसे बड़ा एस्केलेशन अभी हुआ है। द प्राइस रिट्रीटेड, वापिस आ गया, बट फिर भी $100 पर बैरल के आसपास ही रहा, उससे ऊपर ही रहा, उससे नीचे नहीं गया। ओके, इंडिया का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, ये एक नया वर्ड है, बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड क्या होता है? सो ये वो क्रूड ऑयल होता है जो निकलता है नॉर्थ सी से। एज यू कैन सी यहाँ पे देयर इज ब्रेंट, there's 40s, there is
ऑसबर्ग एंड देयर इज इकोफिस्क। ये है यूके, ये है नॉर्वे और ये है आपका नॉर्थ सी एरिया। तो इस ग्रुप ऑफ ऑयल को जो यहां से निकलता है इसको हम कहते हैं BFOE, ब्रेंट और ब्रेंट, फॉर्टीज, ऑसबर्ग और इकोफिस्क। इसमें से हम ब्रेंट बीइंग अ कमोडिटी, इसके बेंचमार्क प्राइसेस हम ट्रैक कर रहे हैं। ओके, सो ब्रेंट के बेंचमार्क प्राइसेस 11% ऊपर गए और $102 पर बैरल तक टच हुए हैं। रीजन क्या है? एक्सटेंडेड सप्लाई डिस्ट्रप्शन, बहुत समय तक सप्लाई के प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन हुआ। देन क्यों हुआ? इफेक्टिव सस्पेंशन ऑफ टैंकर मूवमेंट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, लाइक वी सीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है ईरान ने, तो वहां से टैंकर मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए सप्लाई क्या हो गया? डिसरप्ट हो गया। देन the another thing that the article talks about is the appointment of Mujtaba Khamenei, son of late Ayatollah Ali Khamenei, as the supreme leader of Iran. Now, why is this a siren हमारे लिए कि ये सुप्रीम लीडर का अपॉइंटमेंट हमारे लिए क्यों डेंजरस हो सकता है या ऑयल प्राइसेस के लिए क्यों डेंजरस हो सकता है? इसका आंसर ये है कि देखो, जब यूएस ने 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने जॉइंट अटैक लॉन्च किया था ऑन तेहरान, देयर ओनली एंड ओनली मोटिव वाज रिजीम चेंज। उनको रिजीम चेंज करनी थी, है ना। इससे पहले वो अलग अलग प्रॉमिसेस कर चुके थे, लेकिन एक कमिटमेंट ट्रैप में आके अब उनको रिजीम चेंज करना ही था। लेकिन जब अयतुल्ला अली खामेनेई की डेथ के बाद, उनके एलिमिनेशन के बाद, उनका नया सक्सेसर मुज्तबा खामेनेई डिक्लेयर हो गए हैं, ऑफिशियली सुप्रीम लीडर बन गए हैं ईरान के, इसका मतलब ये है कि इस रिजीम की कंटिन्यूटी बनी हुई है, रिजीम खत्म नहीं हुई है, तो रिजीम चेंज का इनका सक्सेस नहीं हो पाया है। Right, regime change has not been a successful project for US and Israel so far. Why? Because the new supreme leader has been appointed and regime की continuity बनी हुई है। अब अगर continuity बनी हुई है तो ये गोल पूरा करने के लिए US will double down on Iran. Iran, as we have seen, is fighting for its survival. We've seen this for so many days now. Now Iran will retaliate in a more escalated fashion. Be it a vertical escalation, which means escalation in terms of intensity of attacks, or a horizontal escalation, which means escalation in terms of number of targets that it will hit. इसकी वजह से ये सिर्फ हमें इंडिकेट कर रहा है कि देखो, वॉर अभी इट्स नोवेयर नियर इट्स कंप्लीशन, which means that the global oil supplies, और इस ऑयल सप्लाई में जो सप्लाई डिसरप्शन है वो कंटिन्यू होगी, which means oil prices will keep on going up. And क्या रिड्यूस होगा? ऑयल अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगा। बिकॉज ऑफ दिस हमारे मार्केट इंडाइसेस क्या कह रहे हैं? मार्केट इंडाइसेस निफ्टी 50 है जो, और सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, निफ्टी 50 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये क्या कह रहे हैं? On Monday, they fell down to nearly 3%. Weekend पे बंद था मार्केट जब खुला 3% डाउन था। ठीक है। Rupee has also hit a new low against dollar as of March 10th. Rupee is $1 is 110 rupees, which means it's 0.011 के आसपास, right? So rupee has also hit a new low. This is what the current situation is and what the market indices are saying. इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 88% तक है। हम बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं 88% अपना। अब इस वजह से कहां कहां हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है? वन इज करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल सकता है। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? अब ये वो टर्म्स है, पता है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, ये वो टर्म्स है जो आपको, भले ही करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है आप थोड़ा याद करोगे, आपने कहीं पढ़ा होगा और आप याद कर लोगे,
लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में उसको बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज जीके एंड करंट अफेयर्स इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद. आपको क्वांट भी पढ़ना है, आपको एलआर भी पढ़ना है, आपको लीगल भी पढ़ना है, एंड यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट व्हिच आई टोटली अंडरस्टैंड. सो व्हिच इज व्हाई वी आर हियर टू सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट यू हैव. सो लेट्स कट दिस डाउन. करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट क्या होता है? हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट अर्निंग्स का ये वो वाला अकाउंट होता है जो सारे वो ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई कैपिटल बिल्डअप नहीं हो रहा है. ठीक है. मतलब वन टाइम गिव एंड टेक ऑफ मनी है. फॉर एग्जाम्पल सैलरीज करंट अकाउंट से जाती हैं. करंट अकाउंट से जो सैलरीज जाती है उसके एक्सचेंज में कोई बिल्डिंग तो नहीं बन गई, राइट? अगर मुझे फ्लाईओवर बनाना है तो उसके पैसे मैं कैपिटल अकाउंट से निकालूंगी, है ना? लेकिन अगर मुझे लोगों को सैलरीज देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उसके पैसे करंट अकाउंट से निकलेंगे, है ना? तो हमें ऑयल खरीदना होता है तो उसके पैसे निकलते हैं करंट अकाउंट से, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम कोई कैपिटल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना? अब करंट अकाउंट से हम पैसे निकाल रहे हैं और ऑयल प्राइसेस, अगर ऑयल कम हुआ तो प्राइसेस बढ़ेंगे, उसके सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे ऑयल के, तो हमारा होगा करंट अकाउंट डेफिसिट. डेफिसिट किसे कहते हैं? जब भी मैं किसी अकाउंट से खर्चा ज्यादा करती हूं और मेरे अकाउंट में पैसे कम आते हैं, उस गैप को हम डेफिसिट कहते हैं. तो अब आप ही मुझे बताओ कि अगर करंट अकाउंट से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से खर्चा ज्यादा हुआ और अर्निंग्स कम हुई, तो नेचुरली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होता जाएगा. हमारे खर्चे और हमारी अर्निंग्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, which is simply what this article is trying to say, that current account deficit हमारा impact होगा. कब होगा? जब हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी के समय में ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे. सेकेंडली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंपैक्ट होंगे. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हम क्या रखते हैं? हम रखते हैं डॉलर, हम रखते हैं SDR और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कुछ नहीं होता है, एक बास्केट ऑफ करेंसीज, स्ट्रॉन्ग करेंसीज होती है, जिसमें हमारा पाउंड, यूरो, डॉलर, युआन और इसको हम चाइनीज रेमनेंबी भी कह सकते हैं, और जापानीज येन. ये एक बास्केट ऑफ करेंसी होती है जो हम हमारे पास मेंटेन करके रखते हैं. इंडिया के बिहाफ पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स दीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस से अपनी मम्मी को यहाँ पैसे भेज रहे हो, है ना, तो आप तो डॉलर में भेजोगे, तो आप किसके थ्रू करोगे? ये आरबीआई के थ्रू होगा. आरबीआई डॉलर अपने पास रख लेगा और उसके इक्विवेलेंट रुपी वो आपकी मम्मी को भेज देगा. ठीक है. तो ऐसे ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर बढ़ गए अगर आप खूब सारे पैसे मम्मी को भेजोगे तो, राइट? तो एसडीआर और डॉलर बढ़ गए. अब हमें अगर ऑयल खरीदना है, हम ऑयल मान लो यूएई से ऑयल खरीद रहे हैं, तो वो रुपी में तो हमसे खरीदेंगे नहीं, वो तो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी में खरीदेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट करेंसी इज डॉलर. अब ये डॉलर हम कहां से देंगे? ये हमारे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से देंगे. तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जितने ज्यादा डॉलर और एसडीआर हो सके उतने जमा करके रखें. व्हाई? बिकॉज अगर ये कम हो गए तो हम ऑयल खरीदेंगे कैसे, है ना? बिकॉज हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर करनी है. ओके, सो दिस इज व्हाट विल हैपन. करंट अकाउंट डेफिसिट देख लिया, फॉरेन एक्सचेंज देख लिया, रुपीज एक्सचेंज रेट देख लिया. तो नेचुरली जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आपकी इकोनॉमी जैसा परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पे आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है. तो अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होंगे, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी ऑयल डेफिसिट की वजह से. फॉर एग्जाम्पल जस्ट येस्टरडे which was 9th of March, there was a news that पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसेज अब सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे. क्यों सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे? क्योंकि हफ्ते में 5 से 6 दिन काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है,
and Pakistan does not have oil to support those 2 days of working. That is how bad the situation is globally, right? So naturally Pakistan's currency will go down. And फाइनली काय पे आएगा, इन्फ्लेशन रेट आएगा. इन्फ्लेशन रेट दो टाइप का होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश. ठीक है, डिमांड पुल मतलब बहुत सारी डिमांड अगर किसी प्रोडक्ट की हो जाती है या तो जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं. जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज मतलब हर चीज का प्राइस बढ़ जाना. क्यों बढ़ेगा, ये ऐसा माना जाता है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए तो उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो जनरल प्राइस लेवल्स डिमांड की वजह से इंक्रीज हो गए. एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है कि कोई भी चीज बनाने में ज्यादा पैसे लगने लगे. ओके, अब आते हैं हम हमारी प्रॉब्लम पे. अगर मुझे ये स्मार्ट बोर्ड प्रोड्यूस करना है, या मान लीजिए ये एक नॉर्मल पेन है. ओके, वैसे तो स्मार्ट बोर्ड का पेन है, मान लीजिए ये एक नॉर्मल पेन है. अगर मुझे पेन प्रोड्यूस करना है, मुझे प्लास्टिक लगेगा, मुझे इंक लगेगी, मुझे लेबरर्स लगेंगे, मुझे एक एंटरप्रेन्योर लगेगा, मुझे मशीन्स लगेंगी, है ना. और वो मशीन्स क्या पे चलेंगी, मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी. ग्लोबली अगर ऑयल क्राइसिस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, तेल हम महंगे में खरीद रहे हैं, तेल मिल ही नहीं रहा, महंगे में तेल खरीद रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाएगी. तो जो पेन बनाने वाला इंसान है वो बोलेगी या वो बोलेगा कि देखो हमारा पेन पहले 10 रुपए में बन जाता था, अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, तो अब यही पेन 20 रुपए में बन रहा है, तो ये पेन की प्राइस बढ़ गई क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. अब आप ये देखिए कि कौन सी कमोडिटी जो आपके पास आसपास कमरे में है, कौन सी कमोडिटी के प्रोडक्शन में एनर्जी लगती है या पावर लगता है. एंड आई गारंटी यू कि हर कमोडिटी के या तो प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्ट विच यू ऑल्सो कॉल सप्लाई चेन, हर चीज में कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल तो लगता ही है. एंड आई चैलेंज यू, आई ओपनली चैलेंज यू, आप मुझे कोई एक कमोडिटी ऐसी बताओ जिसके प्रोडक्शन में या ऑयल प्राइसेस चेंज होने में या ऑयल सप्लाई चेंज होने में उसका प्राइस इंक्रीज ना हो. ठीक है, अगर आपको ऐसी कमोडिटी मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, तो हर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, विच इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन. तो अगर ऑयल प्राइसेस अफेक्ट होंगे, ऑयल सप्लाई अफेक्ट होगा, तो इन्फ्लेशन भी होगा ही होगा. ओके, तो these are the problems that India is looking at if in case oil supply is disrupted. अब क्या चल रहा है, Strait of Hormuz is a critical artery for energy. Energy के terms में why is it important? Because movement of oil carrier ships बंद कर दिया है ईरान ने. इनफैक्ट एक दो ships पे मिसाइल्स भी गिराई हैं. And we are very close to a climate disaster. What's a climate disaster? Oil spill अगर हो गया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंपैक्ट हो सकती है. सेकेंडली, अगर ऑयल स्पिल हुआ एंड गॉड फॉरबिड एक भी चिंगारी आ गई, अ फायर लाइक दिस it burns for weeks, sometimes months, right? So we are very close to a climate crisis because of this war as well, है ना. ईरान ने वार्निंग इशू की है वेसल्स को, hitting a few vessels. Strait of Hormuz handles 1/5 or 20% of global supply of liquid petroleum consumption globally. इतना सब निकलता है. दो some pipelines exist. कुछ पाइपलाइंस हैं जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सरपास करके उसकी जगह बाय लैंड भी आप भेज सकते हो, बट ये पाइपलाइंस ना दे आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन. ये बाईपास करती हैं वाटर कैपेसिटी को, इनकी वाटर वेज को, इनकी कैपेसिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. फॉर एग्जांपल अगर आप ये पाइपलाइन देखें, ये पाइपलाइन है ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में. ये है अरामको कंपनी, जो एक सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है. अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी है इसका नाम. इनने एक पाइपलाइन बनाई है जिसको हम टैप लाइन कहते हैं. ओके, ये चालू होती है ईस्टर्न सऊदी अरेबिया से, मूव्स ऑल अक्रॉस सऊदी अरेबिया, एंटर्स जॉर्डन,
एंड सीरिया से जाती है थोड़ी और यहाँ आती है लेबनान के पोर्ट पे, और यहाँ का पोर्ट एक्सेस करके मेडिटेरेनियन सी से वो यूरोप ऑयल भेजते थे। लेकिन व्हाट वाज द प्रॉब्लम, सीरिया, आप अगर ये एरिया देखेंगे सीरिया का, यहाँ से जहां से वो निकल रही है, काफी वॉलेटाइल एरिया है। अभी अभी कुछ सालों पहले ही सीरिया में एक और कू हुआ था, ये बहुत ही वॉलेटाइल एरिया है, तो यहाँ से ऑयल पाइपलाइन इज नॉट वेरी सेफ। सेकेंडली, इसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट कैरिंग कैपेसिटी है, राइट? सो दीज पाइपलाइंस आर नॉट as functioning as well as we had expected them to. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का क्या स्टेटस है, 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे हम कंज्यूम करते हैं, और ये बैरल्स ऑफ ऑयल आता है सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो हमारा पर डे इतना सप्लाई कम हो गया है, ओके, क्योंकि पूरा बंद ही हो गया है। एंड दिस ऑयल इज फ्रॉम इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कुवैत। लेट्स सी कहां से आ रहा है हमारे पास ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। वी हैव इराक, ये देखिए यहाँ छोटा सा पर्शियन गल्फ में ओपनिंग है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ठीक है। यहां से हमारा ऑयल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। 20.3 मिलियन बैरल्स ऑफ एलएनजी पर डे ट्रांसपोर्ट होता था, राइट? आगे आते हैं प्रोड्यूसर्स को, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है ना, उनने जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे वो, उनके पास उसको स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्टोर करने की अगर जगह हो भी तो ईरान है जो ये मिसाइल अटैक्स कंटिन्यूड कर रहा है रीजन में। अगर उस स्टोर्ड ऑयल पे मिसाइल अटैक हुआ, दैट विल अगेन बी अ कैटास्ट्रोफी। फॉर एग्जांपल, अभी अभी तेहरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पे अमेरिकन और इजरायली जॉइंट अटैक हुआ था, एंड ऑयल रिफाइनरी, इट वाज सेड दैट ऑयल वाज रेनिंग, क्योंकि एक एसिड रेन हुई थी आफ्टर द explosion, right? And a lot of Tehran was covered in oil, which was very dangerous again because it could light up very soon. Okay, so Iran is doing the same thing. Iran is bombing refineries around the region. Okay, and yes, because वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स ऑयल कहीं, वो प्रोडक्शन बंद कर दे रहे हैं, है ना। अगर मैं ऑयल स्टोर करूं वो डेंजरस है, अगर मैं प्रोडक्शन कंटिन्यूड रखूं तो मैं वो स्टोर कहां करूंगी। सो एक वैमी में फंस गए हैं प्रोड्यूसर्स, दे आर कटिंग प्रोडक्शन, एंड देन देयर हैव बीन अटैक्स ऑन द ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, ग्लोबल ऑयल ग्लट मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना, ठीक है, इसलिए ग्लटनी कहते हैं। ग्लटनी मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खूब खाते जाना। तो ग्लोबल ऑयल ग्लट मतलब वेस्ट एशिया में ग्लोबल ऑयल ग्लट हो गया है, इन्वेंट्री मैक्स्ड आउट हो गई है, उन जितना स्टोर करते थे उन्हें स्टोर कर लिया, अब जो बचा है उसका क्या करें, है ना। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लो चल रही है, तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन कट्स किए हैं। ईरान ने अटैक किया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रू आउट वेस्ट एशिया। वन अटैक सऊदी अरेबिया, राजतनूरा, ये थी अरामको की फैसिलिटी, दिस इज द अटैक ओवर देयर, मैं अभी दिखा दूंगी। बहरीन के बैपको रिफाइनरी पे ये अटैक हुआ है, ओके। यूएई की फुरुजिया ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पे ये अटैक हुआ है। कतार की कतर एनर्जी साइट्स पे भी अटैक हुआ है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती थी। ये देखिए, ये है सऊदी अरेबिया की फैसिलिटी। अब इससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए, हम 1.8 to 2 बिलियन बैरल्स ऑफ तेल यूज करते हैं, खरीदते हैं एवरी ईयर। इमेजिन 1.8 to 2 बिलियन बैरल्स। अगर $1 पर बैरल भी प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन का खर्चा बढ़ गया ना। अगर हम $2 बिलियन बैरल्स खरीद रहे हैं ऑयल का,
और ऑयल का $1 से भी प्राइस बढ़ गया तो हमारा तो 2 बिलियन से खर्चा बढ़ जाएगा. डू वी हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू सस्टेन दैट मच ऑफ एक्सपेंडिचर? वी डू नॉट, राइट? According to the article, India is among the 3 most vulnerable Asian economies because of high oil prices. India, other two being Thailand and South Korea. अगर आप देखोगे ये दोनों कंट्रीज भी इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज हैं. South Korea is way ahead in its energy consumption. South Korea is way ahead in its production techniques, which is why it also needs that much of energy. And Thailand is a recent player and is trying to industrialize itself, right? Which is why India, Thailand, and South Korea are 3 of the Asian economies which will be worst hit because of oil prices. For every 10% increase in oil price, हमारा GDP जो है 0.4% से करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा. करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने बता दिया था क्या है. तो हर 10% ऑयल प्राइस इंक्रीज में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.4% increase हो जाएगा, which is a huge number when we talk in terms of national expenditure and national deficit. Okay? Despite the spurt in international oil and fuel prices, अभी हमने गवर्नमेंट के कोई immediate plans नहीं है प्राइस हाइक के. ओके? 2022 के अप्रैल से फ्लैट चल रहे हैं हमारे ऑयल प्राइसेस. ओके, हमारा ओवर 80% ऑफ इंडिया एलपीजी इज ऑल्सो फ्रॉम इम्पोर्ट्स. अभी हमें क्या पता है गवर्नमेंट के थ्रू, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि उनने एक सिनेरियो बिल्डिंग एक्सरसाइज की. सिनेरियो बिल्डिंग एक्सरसाइज मतलब जो जो ऑल्टरनेट सिनेरियोज हो सकते हैं इस वॉर के, उनको एंटिसिपेट करना और उन सिनेरियोज के हिसाब से जो जो चेंजेस होंगे या जो जो चीजें आपको दिख रही हैं होती हुई, उन चीजों के लिए, उन इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना. उनमें से एक ऐसा इवेंट क्या है? हायर ऑयल प्राइसेस. ठीक है? सप्लाईज ऑफ नेचुरल गैस एंड कुकिंग गैस पे भी इंपैक्ट आ सकता है. देन India's stocks of crude oil and major fuels are derived from diesel and petrol. अभी गवर्नमेंट ने कहा, ऐसा इंडिकेट किया है सोर्सेस ने, ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है, सोर्सेस ने कहा है कि 6 to 8 weeks of crude oil and fuel is in stock. According to Mr. Hardeep Singh Puri's parliamentary answer in the month of January, we had around 64 to 67 days worth of oil, but now sources are saying कि इतना नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 to 8 weeks of oil है. तो 72 से नहीं, सॉरी 42, अराउंड 42 के ऊपर नीचे. ठीक है? Then what do we have? We have yes. So what is happening is the government is focusing on bringing more oil from non-Hormuz regions, जहां से हमारा अराउंड 60%, तो हमारा अराउंड आधा तेल आता है हॉर्मूज के आसपास से, अराउंड आधा तेल आता है हमारा नॉन हॉर्मूज एरिया से. कौन से हैं हमारे नॉन हॉर्मूज एरियाज? देखते हैं. रशिया, राइट? अभी हमें यूएस ट्रेजरी ने वेवर साइन किया है थ्रू अप्रैल 2026 तक, जहां रिलायंस और एचपीसीएल 120 मिलियन बैरल्स रशियन अरल्स ऑयल ले सकते हैं. ठीक है? विच इज करंटली ऑन वाटर. करंटली ऑन वाटर मतलब आ रहा है हमारे पास. ठीक है? इंडिया नेवर स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल. इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल कंट्री सप्लायर ऑफ ऑयल हैज ऑलवेज रिमेन्ड रशिया. सो इस वेवर का कोई लेना देना नहीं है. अगर यूएस ट्रेजरी वेवर नहीं भी देती तो भी हम उतना ही तेल ले रहे थे रशिया से. अनदर रीजन बिकम्स यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है? यूएस गल्फ कोस्ट से इंपोर्ट्स आ रहे हैं, 7% हम लेते हैं. ठीक है,
वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया और अंगोला से हम लेते हैं, लैटिन अमेरिका में ब्राजील, मेक्सिको और गुयाना, और ऑल्टरनेटिव गल्फ रूट्स हैं जो बाईपास पाइपलाइंस हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करके ऑयल देती हैं, वो है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हम एक 74 डे स्टोरेज बफर बना के चले, ठीक है, विच विल बी ओके फॉर अस टू मैनेज आवर एनर्जी सिक्योरिटी। And finally, government has indicated that if the situation worsens, reprioritization of sectoral gas allocation may be undertaken. मतलब reprioritize किया जाएगा कहाँ कौन सी energy use होगी उसे. Okay, so this was the article. Yes, it was a little घूमा फिरा, यहाँ से ये वहां से वो, but it basically covers the current situation of what's going on in West Asia. Okay, so I hope you had fun. फन तो चलो मजा नहीं भी आया होगा तो यार, पढ़ना तो है ना. तो आई होप आई मेड इट अ लिटिल इजियर फॉर यू देन द ओरिजिनल आर्टिकल. तो जस्ट गो थ्रू द ओरिजिनल आर्टिकल एंड गो थ्रू द वीडियो, है ना. अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, एंड ओके, बिफोर गोइंग, one question for you. I have mentioned this पाइपलाइन जिसको मैंने टैपलाइन कहा है, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया की है. आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस पाइपलाइन, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन वील सी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई लोग, इनफैक्ट आई एम श्योर आप सब लोग बता देंगे कि इसका क्या फुल फॉर्म है. ओके, सो हैव अ नाइस डे. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो. दिस इज द टाइम वेर यू आर सपोज टू गियर अप फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज अगर अभी से पेस बिल्डिंग शुरू होगी, विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बी देयर, एंड आई गारंटी यू विल बी देयर. और आप लोगों को एनएलयू जाने से कोई नहीं रोक सकता. ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.